छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव के किसान परिवार राम प्रसाद साई और जशमिनी देवी के घर में वो जन्मे और उन्होंने उच्च माध्यमिक शिक्षा लोयाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुनकुरी जशपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त की। 1991 में कुशला देवी से शादी की और उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। हम आपको विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नव मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेशे से एक किसान से राजनीतिज्ञ बने हैं विष्णुदेव और भारत की 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। भारत सरकार के इस्पात और खान राज्य मंत्री भी वो रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं। विष्णुदेव साय नाम चौंकाने वाला, क्योंकि ये नाम जिस तरीके से सामने आया है, बेहद रोचक नाम, और उनके बारे में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी वो आपको बताते हैं। 2016 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। 2014 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। यह उनका चौथा कार्यकाल था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की आरती सिंह को 2,16,750 मतों से हराया था। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए उनको चुना गया था। यह उनका तीसरा कार्यकाल था। 2007 में वो कृषि मंत्रालय के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सलाहकार समिति सदस्य 2000 से 2004 के बीच में मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्य, क्या इस नाम ने छत्तीसगढ़ में विधायकों को चौंकाया या नहीं चौंकाया? क्योंकि उनका संसदीय कार्यकाल तो लंबा रहा है, लेकिन क्या दौड़ में थे? देखिए, यहाँ पर चौंकाया नहीं है। ये जो नाम है ये शुरू से था, चर्चाओं में था, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि ठीक है, रमन सिंह का नंबर शायद आ जाए। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है ये ओम माथुर के इर्द गिर्द घूमा है। ओम प्रकाश माथुर राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और यही कारण है कि ओम प्रकाश माथुर जानते थे कि किसका हमें फीडबैक देना है, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कट टू कट पूरा फीडबैक दिया। और उसी फीडबैक का प्रतिफल था कि आज तस्वीर आपके सबके सामने है। जो विष्णुदेव हैं वो एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे के बेस पर आगामी कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी और सियासत कर सकती है, क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं रुकना तो पड़ता है एक नाम को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों लगातार प्रयोग कर रही थी और उसी प्रयोग की दिशा में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ओम प्रकाश माथुर ने ये चीज किसी को कानो कान नहीं खबर होने दी। जब हमने उनसे मुलाकात की थी तो उनसे पूछा भी था कि क्या रेणुका सिंह होगी। रेणुका सिंह का नाम लगातार चर्चाओं में रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और तीसरी तरफ ओम प्रकाश माथुर, इन 3 लीडर्स को ही पता था कि किसका चुनाव होना है। उनमें से भी ये जो नाम है, ये सूचना माथुर सीधे लेकर गए और कानो कान किसी को खबर तक नहीं होने दी। और खबर ना होने के बाद महत्वपूर्ण चीज यही निकल कर आई कि ऐन वक्त पर यह फैसला हुआ। और विष्णु दत्त जो है, ये एक ऐसा नाम है कि इस नाम को लेकर अब एक मैसेज पूरे देश भर में चलेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई नया नाम है। संसदीय जो हम लोग की जो जानकारी है संसद की, विधानसभा की, ये इनके पास है। तो ऐसा ही आप इसे राजस्थान के साथ भी जोड़कर देखिएगा विजेंद्र। राजस्थान में भी कोई भी चौंकाने वाला नाम मुख्यमंत्री बन सकता है। हम इनकार नहीं कर रहे कि वसुंधरा राजे दोबारा नहीं बनेगी, तीसरी बार नहीं बनेगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि गजेंद्र सिंह शेखावत नहीं बनेंगे, हम ये भी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी
किसी भी वक्त राजस्थान में बन सकता है। जब विधायक दल की बैठक घोषित होगी उसके तुरंत बाद ऐलान हो जाएगा और बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसा ही कोई चौंकाने वाला चेहरा है, अगर कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कोई बिल्कुल ही चौंकाने वाला चेहरा वो सामने दिखे। बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी दी गई है, आप जरा ये भी बताइए इसके जरिए कौन सी सियासत को साधने की कोशिश की गई है? 2024 के नजरिए से तीनों सीएम होने हैं, ये आप भी मानते हैं और ये राजनीति के जानकार भी मानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति बताइए, लोकसभा की स्थिति बताइए और उन सब के साथ विष्णुदेव साय की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ताजपोशी को जोड़कर बताइए। देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूं कि महत्वपूर्ण चीज यह है विजेंद्र की किसी को शायद ही मालूम हो कि इस वक्त चर्चाएं चल रही थी छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश बघेल का एक ऐसा ऑरा बन गया था कि लोगों को ये लगा कि भूपेश बघेल को तो कोई हरा ही नहीं सकता। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने कई स्तर पर मंथन किया, मनन किया, चिंतन किया और उसके बाद वही एक नेता चुना जिसे वहां भेजा जाए, वो ओम प्रकाश माथुर। उन्हें प्रभारी बना दिया और उन्हें प्रभारी बनाने के बाद ऐन वक्त पर उन्हें भेजने के साथ उनको चुनौती दी और उस वक्त जब चुनाव प्रभारी आना था तो माथुर ने चुनाव प्रभारी के लिए कहा कि या तो आप मुझे ही कमान दो जिससे कि मैं चीजों को बैलेंस कर सकूं, या फिर दो प्रभारी बनाए जाने का मायने नहीं है। तो माथुर की बात को प्रधानमंत्री ने तवज्जो दी और प्रधानमंत्री ने माथुर को कमान संभाला दी और माथुर ने जैसे ही कमान संभाली वैसे ही माथुर ने चीजों को बैलेंस करना शुरू किया और यही कारण था कि इस प्रचंड जीत के बाद, ये प्रचंड जीत मानी जाएगी विजेंद्र, ये प्रचंड जीत इसलिए मानी जाएगी कि कोई मानने को तैयार नहीं था। लोग कहते थे कि हाँ भले ही एमपी में सरकार कांग्रेस की आ सकती है लेकिन छत्तीसगढ़ में तो 100% कांग्रेस है, इस तरीके से अमूमन चर्चाओं में आने लगा था। और ये किसान को इन्होंने चुना है। बड़ी बात यह है कि मूलतः किसान है और ये आदिवासी समाज है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को चुना जाना यानी पास के झारखंड तक संदेश जाएगा। ऐसा नहीं कि संदेश जो है ये पास के झारखंड तक भी जाएगा। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि 1964 में जन्मे हुए व्यक्ति की आप उम्र का अंदाजा लगा लीजिए कि अभी इनके पास राजनीति के लिए पूरा वक्त है, नई चीज नहीं है इनके। जी विजेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि लगभग 60 साल के आसपास की उनकी उम्र हो चली है। 21 फरवरी 1964 को जन्मे थे। मेरा सवाल एक और ऐश्वर्या, ये बताइए कि उनके नाम का ऐलान किस तरीके से हुआ, क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कैसे होगा। देखिए, ऐलान के लिए विजेंद्र यहाँ पर दो बातें हैं। ऐलान को अगर अपन एक लिहाज से माने तो विधायक दल ने सर्वसम्मति से नाम चुन लिया, लेकिन ऐलान का एक दूसरा मायना भी है जो पर्दे के पीछे सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी यानी जेपी नड्डा, ये सभी लोग अच्छे से जानते हैं। और इस चीज को जब लोग अच्छे से जानते हैं तो आप मानकर बैठिए कि वो जानते हैं कि राजस्थान में किसे मौका दिया जाना चाहिए, किसे बनाया जाना चाहिए। मेरा सवाल दरअसल ये था कि विधायक दल की बैठक में प्रवेशक आए, आगे विधायक थे और प्रवेशकों ने लिफाफा खोला है और फोन पर नाम आया और वो आगे बता दिया गया। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि कहा जा रहा है कि भाई मंगलवार को राजस्थान में प्रवेशक आएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, तो मान के चले ना उस बैठक में नाम भी आएगा। देखिए, बैठक में नाम प्रस्तावित किया गया और सारे विधायकों ने उस पर मोहर लगा दी। ओम माथुर की मौजूदगी में मोहर लगा दी गई और जैसे ही उस नाम पर मोहर लगी वैसे ही सभी ने अपना समर्थन दे दिया। अमूमन यही भारतीय जनता पार्टी में होता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाम आलाकमान ने सुझाया है उस पर सभी ने अपनी सहमति प्रकट की है, या कहें तो विधायक दल चाहता था कि वो बने, लेकिन आलाकमान उसे ही चाहता है जिसे आलाकमान उपयुक्त समझता है। आलाकमान यानी मैंने जिन तीनों लीडरों का नाम लिया वो तीनों लीडर यानी आलाकमान, ऐसा नहीं। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा संदेश है किसान और आदिवासी समाज का, ये बहुत बड़ा संदेश है विजेंद्र। इस संदेश का मायना अब ये मानकर चलिए कि पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहा था कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को बनाया जाए, तो आज किरोड़ीलाल मीणा भी खुश होंगे कि आदिवासी समाज को छत्तीसगढ़ में जगह दी गई है। राजस्थान से वो आते हैं, बड़े आरएसटी में नेता है, तो जहां राजस्थान से मैं जोड़ूंगा इसको। अब मध्य प्रदेश जो है उसका भले ही इंतजार हो, और विष्णुदेव साय के नाम को लेकर खबरें लगातार चल रही थी कि विष्णुदेव साय क्या हैं, कहां से आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं,
तो इस तरीके से नाम लगातार उनके ठीक चल है रहे थे। ऐश्वर्या, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गए हैं। अदिति, इसको डिकोड कीजिए, क्योंकि जो नाम सामने आया है वो तो मध्य प्रदेश के साथ से सियासत करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के बनने से पहले से बीजेपी के लिए सियासत रहे हैं, करते रहे और विधानसभा का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद मंत्री बने हैं, सांसद लगातार बने हैं, उम्र उनकी लगभग 60 के आसपास है। यानी कि बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जिनके साथ अगले 15 से 20 साल की राजनीति कर सके, पहली चीज। दूसरा, जो बीजेपी के लिए विश्वस्त रहे हैं। तीसरा ये कि जिनका पोर्टफोलियो हमेशा बढ़ा रहा है, यानी कि उनको संसदीय कार्य की जानकारी है कि किस तरीके से करना है। बहुत सोच समझ के नाम को चुना गया है। पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर हम चर्चा करेंगे, एक्सपीरियंस भी है, जानते भी हैं कि पार्टी को कैसे काम करना है। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब से वो काम कर रहे हैं, संयुक्त मध्य प्रदेश। और उसके साथ साथ आप देखें ट्राइबल वोट बैंक को साधना, और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में साधने की बात नहीं है, ये पूरे देश में एसटी समाज ट्राइबल वोट बैंक को साधने का एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपको बता दें कि जब चिंताओं की लकीरें तब आई थी जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई और ये देखा गया कि हमारे पास एसटी समाज का कोई नेता ही नहीं है। जो सबसे ज्यादा वोट बैंक प्रतिशत है उसका हमारे पास नेता ही नहीं है। ऐसे में उस समय ही तय किया गया था कि किस तरीके से एक तो नई लीडरशिप खड़ी करो, और फिर क्योंकि सामने 2024 है, आप अगले 6 महीने किसी ऐसे हाथों में नहीं दे सकते जो अनएक्सपीरियंस्ड हो। और देखिए ये सारी बातें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से जाती हैं। अब आप समझिए, देखिए हो ये रहा है कि अब पहली बात ट्राइबल वोट बैंक यहाँ पर आ गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिंदी बेल्ट, महत्वपूर्ण बेल्ट 2024 के लिहाज से इंपॉर्टेंट। तो अब ओबीसी, जनरल और ट्राइबल, यानी ओबीसी, एसटी और जनरल कास्ट, तीनों को साधा जाएगा। और जो विपक्ष कर रही है एजेंडा है ओबीसी आरक्षण, एससी एसटी तमाम चीजों का, उसको धराशायी किया जाएगा। तो अब आप अगर हम उस पर चर्चा करें तो जहां एक तरफ एसटी को जगह दी गई है, बड़ा मैसेज दिया गया है, एक्सपीरियंस को जगह दी गई है, तो एसटी यहाँ हो गए। अब संभवतः ओबीसी जो है, क्योंकि चौहान जो है, शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी है, और अगर प्रहलाद पटेल आते हैं वो भी ओबीसी है, नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो जनरल कास्ट के आते हैं। तो वहां पर अगर ओबीसी करते हैं तो राजस्थान में जनरल कैटेगरी यानी कि कोई राजपूत को अब मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजस्थान में आप राजपूत वोट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब इसको आप दादाजी भी समझ लीजिए, पर अब कहीं ना कहीं रेस में राजपूत जो वोटर का जो मसला है, जनरल वोटर, वो आगे निकलता हुआ आ रहा है राजस्थान में। तो अब एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी तीनों ही राज्यों में इस नाम के सामने आने के साथ क्या अभी भी डेप्यूटी सीएम को लेकर संभावनाएं हैं, या माना जाए कि नहीं उस विचारधारा के साथ बीजेपी आगे नहीं बढ़ेगी? देखिए हो सकता है। देखिए जब से मध्य प्रदेश में, जब से उत्तर प्रदेश में लगभग 4 दिन हो गए थे जब योगी आदित्यनाथ का नाम आगे करता था। आसान नहीं था क्योंकि बहुत सारे लोग रेस पे थे वहां पर डिप्टी सीएम के कॉम्बिनेशन के बाद। अब क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में ही बहुत सारे सीनियर चेहरे हैं, तो आप बड़े पोर्टफोलियो देंगे। जैसे अब हम ये मान लें कि किरोड़ी लाल मीणा, अगर उनके समर्थक मान रहे थे कि राजस्थान में एसटी आगे आ सकते हैं, तो अब किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो की रेस में आ गए हैं, उस रेस से बाहर निकल चुके हैं। वैसे ही अब डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला अभी ओपन है। जब ये चर्चाएं हो रही थी तब भी डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पर संघ में भी चर्चा हुई और पार्टी में भी चर्चा हुई, जिससे कि बैलेंसिंग एक्ट रहे, जातियों के बैलेंसिंग एक्ट रहे, क्योंकि 2024 ये चुनाव 23 का नहीं था, ये परसेप्शन का चुनाव था, नैरेटिव का चुनाव था, सभी जातियों को साथ लेकर चलने का चुनाव था। और सबसे बड़ी बात है 2024 में टारगेट 400 पार है। ऐसे में सभी जातियों को साथ लेने कैसे संभव है? या तो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो या डिप्टी सीएम बनाए जाने का। अच्छा अदिति, इसकी संभावना कितनी है कि मध्य प्रदेश को ना भी एक बार देखे, राजस्थान को देखे तो महिला मुख्यमंत्री हो सकती है कोई? देखिए कोई इसमें चौंकाने वाली बात नहीं होगी। अब क्योंकि विष्णुदेव साय को एक्सपीरियंस माने, ऊपर से ट्राइबल समाज का माने, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी किसी एक्सपीरियंस को लाने की बात यहाँ पर नजर आती है। या तो एक्सपीरियंस होंगे और अगर यंग भी हुए तो उनको फिर संसदीय कार्य का जानकारी होगी, तमाम ऐसी चीजें संभवतः मानी जा रही है। इसके अलावा आप देखें कि जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे में ऑलरेडी है, अब अगर उनको रखा जाता है तो महिला का एक बड़ा मैसेज जाता है, और उनको हटाया जाता है तो महिला को लेकर विपक्ष आड़े आ तो होता है तो कोई और महिला, तो ऐसे तमाम तरीके की चीजें। लेकिन एक्सपीरियंस महिला की बात करें और
सीएम रेस की महिला की बात करें तो एक्सपीरियंस तो वसुंधरा राजे हैं और नए चेहरे में दिया कुमारी हैं। दिया कुमारी काफी नई हैं, तो तमाम तरीके के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और ये सस्पेंस, मुझे आज मैंने किसी एक सीनियर नेता से बात की तो उन्होंने यही कहा मुझे कि आपको इतना सस्पेंस मिलेगा कि आपको शॉक भी लग सकता है। तो इस तरह की बातें आ रही हैं। सच बात यह है कि किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन हम अगर छत्तीसगढ़ के नतीजे से, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय के इस कॉम्बिनेशन को देखें तो एसपी अगर छत्तीसगढ़ में है तो ओबीसी मध्य प्रदेश में होगा और जनरल कैटेगरी राजस्थान में होती नजर अच्छा अदिति, एक और सवाल ये कि प्लेन से उतरने के बाद प्रवेशकों को लिफाफा दिया गया, दिल्ली से लिफाफा लेकर गए या विधायक दल की बैठक में पहुंचे तब लिफाफा मिला, या हॉटलाइन के जरिए उनको कान में बताया गया कि हमारी तरफ से ये नाम प्रस्तावित है, इस पर विधायकों की रजामंदी लीजिए? एसएमएस मैसेज आया और वो भी बैठक के दौरान बीच में मैसेज आया। ठीक। और यही राजस्थान में होगा और यही गुजरात में हुआ था, यही त्रिपुरा पे हुआ था। हालांकि त्रिपुरा में भले ही एयरपोर्ट से बता दिया गया था, लेकिन यही आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा कि भाषण के दौरान आपको राजनाथ सिंह जी के फोन पर मैसेज आएगा और फिर राजनाथ सिंह जी वो नाम अनाउंस। अच्छा, मैसेज किसका आएगा दीदी? देखिए, आला कमान का मैसेज आएगा मुझे, और बेहतर तरीके से सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आला कमान कौन है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को माने या फिर उनको जो दिखाई देते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, एक जैसे बोलते हैं कि हायरार्की फॉलो की जाती है। तो आपने देखा होगा वसुंधरा राजे जी से फोन पे अमित शाह ने भी बात की थी, उन्होंने जेपी नड्डा ने भी की थी और प्रभारी प्रहलाद जोशी ने भी की थी। लेकिन जब वो दिल्ली बुलाया गया तो वो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। तो संभवतः नाम कहीं से भी आए, वाया जेपी नड्डा ही मैसेज कराया जाएगा। अदिति, मान के चलें कि रविवार छत्तीसगढ़ का, सोमवार मध्य प्रदेश का और मंगलवार राजस्थान का, और बिल्कुल, और फिर आगे के जो दिन है उसको भी आप देख लीजिए, उसी तरीके से शपथ समारोह भी होंगे। और क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट में भी कॉन्सेंट्रेट करना है, पार्लियामेंट सेशन भी है, क्योंकि बड़े नेता जाएंगे शपथ समारोह में तीनों ही राज्यों में। ऐसे में बड़ा मैसेज दिया जाएगा, बड़ा इवेंट किया जाएगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे ही आपने कहा कि सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार, इस तरीके से जैसा आपने कहा, ठीक वैसे ही आपको शपथ समारोह भी होगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में स्नान के बाद अभी राजस्थान में भी धड़कनें तेज हो गई होंगी और मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ साथ वहां के लोगों की भी धड़कनें तेज हो गई होंगी। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी, एक न्यूटन का लॉ है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बताइए, एक तो छत्तीसगढ़ में इस नाम के सामने आने के बाद आपको बीजेपी में कोई अपोजिट रिएक्शन की संभावना नजर आ रही है, और दूसरा राजस्थान में इसका क्या एक्शन का इफेक्ट आपको दिखाई देगा मुख्यमंत्री की कुर्सी को चुनने के लिए? विजेंद्र, हम जो विष्णुदेव जो ये बने हैं मुख्यमंत्री, इसकी पूरी पटकथा को आप समझें तो हम शुरुआत करेंगे कुनकरी में जब ऐसे विधायक चुने गए। यहाँ पर अमित शाह की उस सभा से हम शुरुआत करेंगे कि किस तरीके से इनको मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा लिखी जाती है। अमित शाह ने उस रैली में कहा कि आप विष्णुदेव को विधायक बना दीजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तो संकेत तो वहीं से शुरू हो गए थे कि बीजेपी ने इनको लेकर कुछ सोच रखा है और ये जो नेता है ये बीजेपी में लंबा चलने वाले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अजीत जोगी के बाद कांग्रेस के अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे जो ट्राइबल उससे आते थे। ये दूसरा ऐसा बड़ा नाम है जिसे सीधा आदिवासी नेता, बड़े आदिवासी नेता है जिन्हें छत्तीसगढ़ की कमान भाजपा ने दी है। अजीत जोगी कांग्रेस से आते थे और ये भाजपा से रहते थे। तो इस इक्वेशन को आप समझिए, और ये आते भी जिस जाति से है, ट्राइबल्स में भी उस जाति का दबदबा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है। करीबन 32% आबादी ट्राइबल्स की छत्तीसगढ़ में। तो पहली इक्वेशन आप लोकसभा को देख के समझिए कि जातिगत समीकरण साधें। दूसरी इक्वेशन, ये संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है जो आपको राजस्थान के संदर्भ में भी दिखाई दे सकती है, ये रमन सिंह के भी खास माने जाते हैं। कुल मिला के 3 इक्वेशंस जो बीजेपी ने मतलब सर्वसम्मति बनाने का एक प्रयास, सर्वसम्मति से जो नाम निकल गया उनमें इनका नाम, जातिगत समीकरण साधे, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, मोदी जो मंत्रिमंडल पहला बना था उसमें इनको पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, यानी दिल्ली का भी कनेक्शन इनके बराबर के। तो सारी इस इक्वेशन को समझ के आप समझ लें कि राजस्थान के संदर्भ में भी अगर कोई आप नाम आएगा तो ये सारी इक्वेशन है उन पे उस नाम पर भी सेट होनी चाहिए, ये इक्वेशन उसमें भी आनी चाहिए,
तभी मुख्यमंत्री का चेहरा भी राजस्थान में डिक्लेयर किया जाएगा। यानी कुल मिला के फार्मूला एक ही है, पार्टी जो आला कमान दिल्ली में बैठा है उससे तारतम्य अच्छा होना चाहिए, जातिगत समीकरण साधे जाने चाहिए और सबको साथ लेके चलने का हिसाब किताब भी उस नेता के अंदर दिखाई देना चाहिए। पंकज जी, आप इशारा कर रहे हैं कि रमन सिंह के बेहद खास हैं, इसका मतलब ये कि रमन सिंह से जो बातचीत हुई, जो मुलाकातें हुई, वो इसलिए नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए कि आप ये बताइए इनको बना रहे हैं, इनके बनाने से आपकी नाराजगी कितनी होगी या आप खुश कितने होंगे? इसको आप राजस्थान के साथ जोड़ रहे हैं शायद मुलाकातों के साथ। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं विजेंद्र कि चेहरा वही होगा राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ वाला फार्मूला, या मान लीजिए या आला कमान का फार्मूला है, वो नाम जो लोकसभा चुनाव को देख के जातिगत समीकरण साध सके, सबको साथ लेके चल सके और जो दिग्गज नेता है, जो दिग्गज नेता माने जाते हैं स्टेट में, उनका भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन हो। ऐसा नाम छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने दिया और ऐसा ही नाम की उम्मीद राजस्थान में भी की जा सकती है। ठीक है सर, क्योंकि आप लंबे वक्त तक सियासत को समझते आए हैं, परखते आए हैं, तो यह भी बताइए कि अब चूंकि रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं है तो उप मुख्यमंत्री वो होंगे नहीं, आप उनको कैबिनेट में देख सकते हैं, क्योंकि एक नेता का एक पोर्टफोलियो होता है, उसको आप एनहेंस तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे लाना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनको डिग्रेड कर दिया गया। तो आप अब रमन सिंह को दिल्ली देख रहे हैं? देखिए विजेंद्र, बीजेपी में जो है नेता इस समय जो कवायद चल रही है, वो सेकेंड लाइन के नेता जो हैं उनको तैयार करके आने वाले लोकसभा चुनाव और 10-12 साल की जो लीडरशिप है उस पे ऊपर पार्टी ने पूरी तरीके से फोकस कर रखा है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के बेहद कद्दावर नेता हैं और छत्तीसगढ़ में उनकी जो सरकार थी उस समय में जो योजनाएं चली थी, उन्होंने बीजेपी को एक अलग से वहाँ पे वोट बैंक उन्होंने डेवलप किया, बीजेपी को गाँव तक पहुँचाने का काम भी रमन सिंह ने किया। लेकिन एक उम्र फैक्टर, दूसरा लगातार मुख्यमंत्री बने रहना, तीसरा जो चुनाव वो हारे, उसके बाद से माना जा रहा था कि अब छत्तीसगढ़ में किसी न किसी नए चेहरे पर भाजपा दांव खेल सकती है और बीजेपी ने वैसे किया। अब रही बात रमन सिंह की भूमिका की, तो निश्चित रूप से मानिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो रमन सिंह को भी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से दी जाएगी। हो सकता है उन्हें छत्तीसगढ़ चुनावों की प्रभार सौंपा जाए, ये भी हो सकता है कि एक कयास ये भी है कि उनको केंद्र में बुला के किसी संगठन के किसी मजबूत पद पर उनको बैठाया जा सके, क्योंकि जो नेता अच्छी पकड़ रखते हैं उनको खोया नहीं जाता है। मैं ये सवाल राजस्थान के संदर्भ में भी कर रहा हूं आपसे कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कई हैं, इनके आने से क्या, जिस तरीके से अदिति भी कह रही थी कि शायद किरोड़ी लाल मीणा अब एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ स्टेट के अंदर काम करते नजर आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है, इसलिए कुछ भी कहना अभी यहां भी जल्दबाजी है, लेकिन आपको लग रहा है जो बड़े बड़े नेता जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा गया, या तो वो मिनिस्ट्री का बड़ा हिस्सा होंगे या उनमें से कुछ लोकसभा वापस जाएंगे? निश्चित रूप से इसी तरह का आपको जो राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। जो बड़ा नाम है, जो वोटों को खींचने की ताकत रखता है, उसे निश्चित रूप से मानिए कि भाजपा अपने से दूर नहीं करेगी। बीजेपी किसी ना किसी तरीके से उनको लाइमलाइट पर रहने का मौका देगी या उनको अपने साथ जोड़े रखने का मौका देगी, चाहे संगठन में बड़ा पद दिया जाए या अभी लोकसभा चुनाव आने वाले उनमें। देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे वो मोदी की गारंटी, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ये सारी योजनाओं को हम लागू करेंगे। तो देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, एक बड़ा पोर्टफोलियो रहा है, एक बड़ा जनाधार रहा है, और जब वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे तब से राजनीति कर रहे हैं। और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते हैं, बल्कि टूटकर बने छत्तीसगढ़ की राजनीति को जन्म से जानते हैं छत्तीसगढ़ के। और उसके बाद सेंटर में मिनिस्टर रहे हैं, कई बार लोकसभा पहुंचे हैं, एक बड़ा पोर्टफोलियो है, और इन सब के बीच में कभी उन्होंने पार्टी बदली नहीं है, यानी पार्टी के लॉयल रहे हैं, संघ के लॉयल रहे हैं। और पंकज जी, यही मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि जब इनके पोर्टफोलियो को कोई भी देखेगा तो वो देखकर ये समझ जाएगा कि इनका चयन क्यों किया गया है, क्योंकि एक भी खामी नजर नहीं आती। पार्टी के लॉयल, संघ के लॉयल, लगातार राजनीति करते रहे, लगातार जीतते रहे, कैबिनेट के सेंटर मिनिस्ट्री का हिस्सा रहे, स्टेट का हिस्सा रहे, तो ऐसी कोई चीज बचती नहीं है जहां से ये कह दिया जाए कि शायद ये और होता तो बेहतर होता। बेहद प्रभावशाली राजनीतिक प्रतिभा हैं विष्णुदेव, और इसीलिए जो दौड़ चल रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे छत्तीसगढ़ में, वहां पर नंबर 1 नाम इन्हीं का माना जा रहा था।
फर्स्ट इंडिया ने भी कई बार इस बात के संकेत दिए थे, क्योंकि जो आप बता रहे, जो खूबियां गिनवा रहे, यही खूबियां एक मुख्यमंत्री में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को चाहिए थी, और उस सभी खूबियों की जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको इनकी जो प्रतिभा है वो भर रही थी। ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में नाम सबसे ऊपर था, और उसी नाम पर जो पार्टी ने सहमति बनाई है, और पार्टी ये भी मान सकते हैं कि आलाकमान का ये फैसला भी हो सकता है और विधायकों का फैसला भी हो सकता है। ये जॉइंट एक ठीक है पंकज जी, अब हमारे साथ बने रहिए। रायपुर से वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश जोता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपका स्वागत है। जी जी जी, नमस्कार सर, क्योंकि विष्णुदेव साय के पोर्टफोलियो को कोई देखेगा तो उसको बिल्कुल अचंभा नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? और दूसरा, क्या इस चेहरे के पीछे वो 30% के आसपास की पॉपुलेशन है जिनका घोषित और अघोषित तौर पर विष्णुदेव साय प्रतिनिधित्व करते हैं? 2024 के लिए वो चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ की आबादी का लगभग, मैं दोनों चीज कहूंगा। एक चीज मैं आपको कहूंगा, पहली बात, हम अगर आंकड़े की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जो आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब की, वो काफी है। लेकिन अगर मैं सीट की बात करूं, जहां 10% से लेकर 80% तक जहां पे उनकी आबादी है वोटिंग का, वो है 66 सीट। 90 में 66 सीट रहते हैं, जहां पे आदिवासियों की जो तादाद है भारी है। ऐसे में अगर आप किसी आदिवासी को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो बीजेपी के आगे और ले जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, पिछली बार जब 15 सीटें मिली थी बीजेपी को, तब भी बीजेपी के पास 30% से अधिक वोट था। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी को उस तरह के वोट नहीं मिलते या नहीं मिले हैं, ये भी बात नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस की, तो कांग्रेस को पिछले बार 27 सीट मिले थे शेड्यूल्ड ट्राइब के, जबकि 2003 में बीजेपी के पास 25 सीटें थी। तो जो पिछले 20, 22, 23 साल में जो परिस्थितियां निर्मित हुई, बीजेपी को भी लगा अपना संगठन को अगर मजबूत करना है तो वहां पे आदिवासी को सबसे आगे बढ़ाना है। और ओबीसी में भूपेश बघेल जो खुद कुर्मी है, जो ओबीसी के एक सेक्ट है, वो और साहू के बीच में एक विवाद की स्थिति जैसा दिखाया गया राजनीतिक रूप से, कि साहू को नीचे दिखा के जो कुर्मी है उनको आगे दिखाने की बात कही गई। दूसरी बात है, आदिवासियों में एक बात ये भी पहुंचाया गया कि आप अगर देखेंगे उनमें, तो एक बात ये भी कही गई कि जो बीजेपी के नेता हैं वो इस बात को भी बताने के लिए सक्षम रहे आदिवासियों के बीच में कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो ज्यादा हिमायती हैं ओबीसी के या कुर्मी के, ट्राइबल का ध्यान नहीं रखते। ये नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की गई और उसी का परिणाम रहा भारी मतों में अभी जीत हुई। तो इस बार इसी बात को लेकर आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी, और इसलिए एक आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने चयनित किया है। और विष्णुदेव साय एक सिंपल चेहरा है, सौम्य चेहरा है। और देखिए, जिस हिसाब से भूपेश बघेल एकदम एग्रेसिव थे और कई लोगों को घरों में पुलिस भेज देना, अरेस्ट करवा देना, पुलिस के जरिए तंग करवा देना, एक माहौल बनाने की उस वक्त जो चीजें किए थे, अपने खिलाफ कोई आवाज को पसंद नहीं करते थे, वही बीजेपी ने एकदम एक सौम्य चेहरा को उनके सामने रख दिया, जो है विष्णुदेव साय। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए और उनके चेहरे को क्यों चुना गया उसका विश्लेषण करने के लिए। बस एक